हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम पीस डाइंग प्रोसेस पढ़ते हैं। कपड़े के स्तर पर हम कैसे कैसे रंगाई करते हैं, चलिए उनको हम आगे पढ़ते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं किस और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो चलिए हम पीस डाइंग प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है। द ग्रेट बल्क ऑफ डाइड फैब्रिक इज डाइड ऑन बाय दिस मेथड। पीस डाइंग is thoroughly satisfactory as regards levelness, penetration and overall fastness, assuming the proper dye have been used. Fabric may be piece dyed whether it is composed of one kind of fiber or yarn or of blends of different fibers और कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट यार्न्स, ठीक है। बाजार में मिलने वाले रंगे हुए कपड़े का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी विधि से रंगा जाता है। इसका मतलब है कि पूरे कपड़े को थान को बुनाई के बाद हम कपड़े को रंग देते हैं। यदि सही रंगों का उपयोग किया गया हो तो रंग के एक समान फैलाव, अंदर तक प्रवेश और कुल मजबूती के मामले में पीस डाइंग पूरी तरह से संतोषजनक परिणाम देती है। कपड़ा चाहे किसी एक ही प्रकार के रेशे या धागे से बना हो या फिर विभिन्न रेशों के मिश्रण और अलग अलग धागों के संयोजन से तैयार किया गया हो, दोनों ही स्थिति में इसकी पीस डाइंग की जा सकती है। यह कपड़ा निर्माताओं के लिए सबसे लोकप्रिय तरीका है क्योंकि इसमें मांग के अनुसार कपड़े को तुरंत किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। तो आपको पीस डाइंग कितने प्रकार से की जा सकती है, दैट इज यूनियन डाइंग, क्रॉस डाइंग, जिग एंड पैड डाइंग, जेट एंड बीम डाइंग, डोप एंड सॉल्वेंट डाइंग, वैक्यूम डाइंग एंड फोम डाइंग। तो ये एक पोस्टर के थ्रू मैंने इसको छोटे से रूप में समझाने की कोशिश की है, पर आप लोगों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है आपका यूनियन डाइंग, ठीक है। यूनियन डाइंग क्या है? दिस प्रोसेस ऑफ डाइंग पीस गुड्स मेड्स ऑफ डिफरेंट फाइबर्स और yarns in one color may be readily accomplished. This may be done by putting an appropriate color dye into one dye bath to each type of fiber. यह विभिन्न प्रकार के रेशों या धागों से बने कपड़ों को एक ही रंग में रंगने की एक आसान प्रक्रिया है, ठीक है। यूनियन डाइंग और क्रॉस डाइंग ये दोनों आपको यूजीसी अभिकथन टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्वेश्चन टाइप पूछा है। इसमें आपका जो है, आप देखिएगा यूनियन डाइंग में जब हम विभिन्न प्रकार के रेशों को ब्लेंड कर देते हैं, मिला देते हैं, मिश्रित कर देते हैं और हम एक कपड़ा बनाते हैं। सपोज यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिए हैं, दैट इज़ कपास और ऊन का मिश्रण हम कर दिए हैं और उस कपड़े को हम रंगना चाहते हैं। तो उस कपड़े को जब हम एक ही रंगाई प्रक्रिया में रंगते हैं तो उसे हम यूनियन डाइंग कहते हैं। इसे पूरा करने के लिए एक ही डाई बात को अलग अलग रेशों के अनुसार उपयुक्त रंग में मिला दिया जाता है। भले ही कपड़े में अलग अलग तरह के रेशे इस्तेमाल हुए हों जैसे कपास और ऊन, लेकिन इस विधि से पूरा कपड़ा एक आसान रूप से एक ही रंग में रंगा जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर मिश्रित कपड़ों को एक समान लुक देने के लिए किया जाता है ताकि अलग अलग रेशे अलग अलग रंग के ना दिखे, लेकिन इसमें जो कपड़ा रंगा जाता है वो हमारा थोड़ा सा शेडेड इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है आपका क्रॉस डाइंग। क्रॉस डाइंग ऑफ गुड्स में बी accomplished in any one of the several ways. The result produce varied effect. A combination of stock dyeing and simultaneously piece dyeing can be done in cross dyeing process. In cross dyeing, the warp or weft yarn is left undyed and the remaining part is dyed. क्रॉस डाइंग में क्या करते हैं, कपड़ों को हम कई अलग अलग तरीकों से रंगा जा सकता है, जैसे कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंगीन प्रभाव पैदा होते हैं। क्रॉस डाइंग की प्रक्रिया में स्टॉक डाइंग रेशे के स्तर पर रंगाई और पीस डाइंग कपड़े के स्तर पर रंगाई, दोनों के संयोजन को एक साथ अंजाम दिया जा सकता है। क्रॉस डाइंग में बुनाई के दौरान ताने या बाने के किसी भी एक धागे को बिना रंगा छोड़ दिया जाता है, जबकि कपड़े के बाकी हिस्सों को रंग दिया जाता है। चूँकि इसमें अलग अलग प्रकार के रेशे जैसे कपास और पॉलिएस्टर का मिश्रण अलग अलग तरह के रंगों को सोखते हैं, इसीलिए एक ही रंग घोल में डालने पर भी कपड़े के अलग अलग हिस्सों पर दो अलग अलग रंग का
शेड उभर कर आता है। ठीक है, तो इस क्रॉस डाइंग में और यूनियन डाइंग में फ़र्क क्या है? यूनियन डाइंग में हम मिश्रित धागों को दो या दो से अधिक प्रकार के धागों से बने कपड़े को हम एक ही रंगाई पानी में डालते हैं, उसे हम यूनियन डाइंग कहते हैं। जबकि क्रॉस डाइंग में हम दो या दो से अधिक रेशों से बने कपड़ों को जब दो या दो से अधिक रंगाई प्रक्रिया से गुजारते हैं तो उसे हम क्रॉस डाइंग कहते हैं। दोनों ही प्रकरण में हमें, दोनों ही प्रोसेस में हमें एक शेडेड इफेक्ट मिलता है कपड़े पर। ठीक है, अब चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ पीस डाइंग। पहला है बीक डाइंग। लॉन्ग लेंथ्स ऑफ क्लॉथ्स दैट आर टू बी डाइड ऑन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस आर वेरी ऑफन बीक डाइड on or box dyed. In this process, the fabric is passed in a tension-free rope form through the dye bath. The rope of the cloth moves over a rail onto a reel through which emerges into the dye and then draws the fabric up and form to the front of the machine to get the desired color. This process is repeated. It is widely used for woolen and roasted woven goods and knitted fabric. जब कपड़ों के लंबे थान को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में रंगना होता है तो अक्सर हम बीक डाइंग या बॉक्स डाइंग, या इसे आमतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में विच डाइंग या जे बॉक्स डाइंग भी कहा जाता है, यह उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कपड़े को बिना किसी खिंचाव या तनाव के एक ढीली रस्सी के रूप में डाई के घोल से गुजारा जाता है। तो कपड़े को हम रोप फॉर्म में या रस्सी के फॉर्म में मोड़ देते हैं और फिर इसकी हम रंगाई करते हैं, उसे हम बीक डाइंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिग डाइंग। जिग डाइंग भी बीक डाइंग की तरह ही होता है। दिस मेथड यूटिलाइजेस द बेसिक प्रोसीजर ऑफ बीक डाइंग। However, in jig dyeing, the fabric is held on roller at full width rather than in rope form as it is passed through the dye bath. This procedure places some tension on the goods, causing flattening and loss of fullness. It is their uneven tension on the material. A slight variation in shade may appear either from the center of the fabric to the selvage or from one end to the other. Jig dyeing is less costly than beak dyeing. ये विधि काफ़ी हद तक बीक डाइंग के मूल प्रक्रिया का ही उपयोग करती है, लेकिन इसमें कपड़े को संभालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। जिग डाइंग में कपड़े को रस्सी के रूप में न रखकर हम क्या करते हैं, इसको हम पूरी चौड़ाई में फैलाकर कपड़ा पकड़ा जाता है और इसी तरह से डाई के घोल से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कपड़े पर थोड़ा खिंचाव या तनाव पड़ता है। ये खिंचाव के कारण कपड़ा थोड़ा चिपटा हो जाता है और इसका भारीपन या फुलावट कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जिग डाइंग। नेक्स्ट है पैड डाइंग। लाइक जिग डाइंग, पैडिंग डाइंग dyes are fabric as it is held at full width. The fabric is passed through a tuft containing dye. Then it is passed between two heavy rollers which force the dye into the cloth and squeezes out the excess. It is generally done on a continuous dye range which can accommodate a large amount of fabric. The material is run in one operation through a pad into a heating chamber to set the dye. The fabric is then passes to the washer, a rinser and a dryer. तो जिग डाइंग की तरह ही पैड डाइंग भी कपड़े पर पूरी चौड़ाई को फैलाकर रंगा जाता है। कपड़े को सबसे पहले एक नाद से गुजारा जाता है जिसमें डाई भरा होता है। उसके तुरंत बाद कपड़ा दो भारी रोलरों के बीच से गुजार दिया जाता है। ये भारी रोलर दबाव के साथ डाई के कपड़े के भीतर तक ढकेलते हैं और अतिरिक्त रंग या घोल निचोड़कर बाहर निकाल देते हैं। कपड़ा एक ही बार में पैड से गुजरता है, फिर रंग को पक्का करने के लिए हीटिंग चैम्बर में जाता है। इसके बाद कपड़ा सीधे वॉशर, रिंजर और अंत में सुखाने के लिए डायर से होकर बाहर निकलता है। यह विधि बड़े पैमाने पर और बहुत तेज़ी से और बहुत सारे कपड़े को एक समान रंगने के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका कोल्ड पैड बैच डाइंग। दिस टेक्निक इज़ अ वेरिएशन ऑफ पैड डाइंग। इट इज़ यूज्ड फॉर वुल पीस गुड्स और to overcome certain
Disadvantages of beach dyeing. The dyeing process gives a light, bright shade. Wool fabric is immersed in the dye liquor at room temperature. After the excess liquor is squeezed out by the pad rollers, the roll of the fabric is wrapped to prevent dyeing. It is then rotated slowly for 48 hours to obtain uniformity of dye application. The fabric is then washed in a mild alkaline solution to remove the liquor additives and unfixed. ठीक है, यह तकनीक पैड डाइंग का ही एक बदला हुआ या रूपांतरित स्वरूप है। यह उपयोग मुख्य रूप से ऊनी कपड़ों के लिए किया जाता है ताकि बीट डाइंग के नुकसानों या कमियों को दूर किया जा सके। इस रंगाई प्रक्रिया में कपड़े पर एक हल्का और चमकदार शेड प्राप्त होता है। ऊनी कपड़े को सामान्य कमरे में के तापमान पर डाई के घोल में घुमाया जाता है। उसके बाद पैड रोलर की मदद से अतिरिक्त घोल को निचोड़ कर बाहर निकाल दिया जाता है। फिर कपड़े के इस रोल को अच्छी तरह से लपेट दिया जाता है ताकि वह बाहरी वातावरण से सुरक्षित रह सके। कपड़े पर रंग एक समान रूप से चढ़े, इसीलिए इस घोल को अगले 48 घंटों तक बहुत धीरे धीरे घुमाया जाता है। अंत में कपड़े को एक हल्के क्षारीय घोल से धोया जाता है ताकि घोल में मिलाए गए अतिरिक्त तत्व और जो रंग पक्का नहीं हुआ है उसे हटाया जा सके। नेक्स्ट है आपका बीम डाइंग। दिस मेथड इज सिमिलर टू वार्प बीम डाइंग ऑफ यार्न। तो कल हम लोगों ने वार्प बीम डाइंग पढ़ा था कि हम जब बुनाई प्रक्रिया से पहले, विविंग प्रोसेस से पहले, जब हम ताने के धागों को वार्प बीम पर लपेटते हैं और फिर उस पूरे बीम को डाइंग प्रोसेस में ले जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम वार्प बीम डाइंग प्रक्रिया कहते हैं। पर यहाँ पर हम पीस डाइंग कर रहे हैं, कपड़ा बुन गया है, उसके बाद हम जो बीम है ना, जब ये जो क्लॉथ बीम डाइंग है, जो हम कपड़ा बुनने के बाद सामने वाले बीम पर जो कपड़ा लपेट लेते हैं और फिर उस बीम को जब हम डाइंग प्रक्रिया में ले जाते हैं तो उसे हम बीम डाइंग कहते हैं। दिस मेथड इज सिमिलर टू वार्प बीम डाइंग ऑफ yarn. In this process, fabric is wound on the beam. However, only lightweight fabric of relatively high concentration, such as terracotta, cannot be dyed because the dye liquor cannot penetrate through more compactly constructed material. It is an economical process. ठीक है, इसमें ज़्यादातर हल्के कपड़ों की रंगाई की जाती है। यह विधि काफ़ी हद तक धागे की वार्प बीम डाइंग से मिलती जुलती है। इस प्रक्रिया में पूरे बुने हुए कपड़े को एक बड़े बीम पर लपेटा जाता है और फिर रंगा जाता है। इस विधि में केवल हल्के वजन वाले कपड़े को ही रंगा जा सकता है। सघन या घनी बनावट वाले कपड़े को इस विधि से नहीं रंगा जा सकता क्योंकि डाई का घोल बहुत गाढ़े या भारी कपड़े के आर पार नहीं जा पाता। हल्के कपड़ों के लिए यह बहुत ही किफ़ायती प्रक्रिया है। नेक्स्ट चलिए हम पढ़ते हैं, दैट इज जेट डाइंग। फैब्रिक में बी जेट डाइड बाय डाइंग it in a heated tube or column. The jets of the dye solution are forced through it at pressure of up to 300 yards per jet. The dye is continuously recirculated as the cloth is moved in the tube at speed of up to 300 yards per meter. The fluid moves in the cloth through the tubes without touching walls. ठीक है, जेट डाइंग आधुनिक कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही तेज़ और प्रभावी विधि है। इसमें कपड़े को एक गर्म ट्यूब के भीतर रंगा जाता है। इस विधि में डाई के घोल की तेज बौछार यानी जेट को बहुत तेज से दबाया जाता है और ट्यूब के अंदर भेजा जाता है। इसमें डाई लगातार रिसर्कुलेट होती रहती है और कपड़ा ट्यूब के भीतर लगभग 300 यार्ड प्रति मीटर के अत्यधिक तेज़ गति से आगे बढ़ता रहता है। इस प्रक्रिया में सबसे खास बात यह है कि तरल पदार्थ कपड़े को ट्यूब के भीतर इस तरह आगे बढ़ाता है कि कपड़ा ट्यूब को दीवारों को छूने बिना तैरते हुए आगे बढ़ता रहता है। कपड़े की दीवारों से न टकराने के कारण यह विधि से कपड़े की सतह को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और रंग भी बेहद कम समय में और बहुत गहरा चढ़ता है। ठीक है, लेकिन जेट डाइंग जो है वो आपकी थोड़ी सी महंगी प्रक्रिया है।
बाकी प्रक्रियाओं के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है आपका वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन। इन अ वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस एयर इज evacuated from the dye tank to near zero pressure. The fabric is then covered with the dye liquor while it is in this vacuum state, and then the system is open to allow to return to normal atmospheric pressure. As a result, there is in instance instantaneous wetting, virtually complete saturation of the fabric, and impregnation of the dye into the fibers. The high degree of saturation and impregnation occurs because the sweat change into the vacuum shift change into the vacuum to normal atmospheric condition causes the liquid dye to rush in and fill. वैक्यूम में अचानक सामान्य वायुमंडलीय दबाव में आने वाले इस तीव्र बदलाव के कारण डाई का घोल बहुत तेजी से अंदर की ओर भागता है और कपड़े के रेशों के बीच के खाली स्थानों को भर देता है। इसके परिणाम स्वरूप कपड़ा तुरंत गीला हो जाता है, पूरी तरह से संतृप्त हो जाता है और रंग रेशे के बिल्कुल अंदर तक प्रवेश कर जाता है। तो वैक्यूम में जब हम रंगाई कर रहे हैं तो उसे हम वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन मेथड कहेंगे। नेक्स्ट इज फोम डाइंग। द टेक्निक ऑफ अप्लाइंग डाई स्टफ सस्पेंडेड इन द लिक्विड that is formed with a special mixture and applied to the fabric is a recent development. The primary motivation of this method of the dyeing is the desire to conserve energy in steaming and dyeing. Other considerations are to reduce water consumption and pollution. तो हमारी डाइंग प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम फोम डाइंग प्रक्रिया करते हैं। यह तकनीक हाल के वर्षों में विकसित की गई कपड़ा उद्योग की एक आधुनिक और उन्नत विधि है। इस विधि में डाई को सीधे तरल के रूप में लगाने के बजाय एक विशेष मिक्सचर की मदद से उसका झाग बनाया जाता है। इसके बाद ये रंगीन झाग को कपड़े पर लगाया जाता है। इसमें पारंपरिक तरीके की तुलना में बहुत ही कम पानी का उपयोग होता है। पानी का उपयोग कम होने के कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक कचरा और जल प्रदूषण भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज सॉल्वेंट डाइंग। ऑल द डाइंग टेक्निक्स एक्सेप्ट सॉल्वेंट डाइंग प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन dissolving the dye stuffs in water. These aqueous solutions have their limitations with regard to relative dye solubility in water, dye liquid viscosity, and water permeability of the fiber. The local water pollution. Recent techniques have used other liquids such as ammonia, chloroethylene and trichlorobenzene. These liquid are better dye solvents and they penetrate better and are non-polluting. तो सॉल्वेंट डाइंग को छोड़कर कपड़ा रंगने की लगभग अन्य सभी तकनीकों में हम पानी के में घोलने पर निर्भर करती है। पानी पर आधारित इन जलीय घोलों को अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे पानी में रंग की में घुलनशीलता, घोल का गाढ़ापन, रेशों की पानी सोखने की क्षमता और स्थानीय जल प्रदूषण। ठीक है। नेक्स्ट दैट इज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज डोप डाइंग और सॉल्यूशन पिगमेंटिंग। डोप डाइंग और सॉल्यूशन पिगमेंटिंग हम मानव निर्मित रेशों को रंगने के लिए करते हैं। During the production of man-made fibers, a great deal of time and money can be saved if the dye is added to the solution before it is shaped by passing through the spinnerate into filaments. This method also gives a greater degree of color fastness. The process called solution pigmenting or dope dyeing has been used for man-made fibers ranging from rayon to glass fibers. Effective results have been obtained. The pigment colors are the fastest known. ठीक है। मानव निर्मित रेशों के उत्पादन के दौरान यह तकनीक समय और पैसा दोनों की भारी बचत करने में एक आधुनिक और प्रभावी तरीका। इस विधि से रेशों की कताई के बाद रंगने के बजाय रासायनिक घोल को स्पिनरेट बारीक छेद वाली मशीन से गुजार कर फिलामेंट का रूप
देने से पहले ही उसमें रंग मिला दिया जाता है। तो हम लोगों ने मानव निर्मित रेशों के बनने की प्रक्रिया को पढ़ा था। उसमें आप देखिए जो हम दो रसायनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, वहाँ पे भी मैं बोली थी एक सॉल्यूशन हम बनाते हैं, उस सॉल्यूशन को हम स्पिनरेट से गुजारते हैं और गुजार कर फिर रेशा प्राप्त करते हैं। उसी सॉल्यूशन में हम रंग को मिला देते हैं जिससे कि हमें एक रंगीन धागा प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज गारमेंट डाइंग। गारमेंट मतलब कपड़ा सिल जाने के बाद, सपोज आपका टी शर्ट सिल गया है और टी शर्ट को हम बीच में कुछ लिखवाना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गारमेंट डाइंग। Certain kinds of non-tailored apparel such as hosiery and sweaters can be dyed as completed garments because they are each made up of a single component and will not be readily distorted. A number of garments are loosely packed into a large nylon net bags. The bags are then put into the paddle dryer, which is a tub with a motor driven paddle that aggregates the dye bath. Garment dyeing is an economical method. It also reduces the risk of building an inventory that could be affected by changes in color fashion. ठीक है, कुछ ढील खास तरह के बिना सिले या ढीले ढाले कपड़े जैसे होजरी या स्वेटर को पूरा सिलने या तैयार करने के बाद रंगा जा सकता है। ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि एक ही तरह के मटेरियल से बने होते हैं और रंगाई के दौरान इनके आकार के बिगड़ने का खतरा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच डाइंग मेथड्स इन्वॉल्व्स एडिंग कलर्स पिगमेंट्स डायरेक्टली टू द लिक्विड पॉलीमर सॉल्यूशन और मेल्ट बिफोर इट इज एक्सट्रूडेड थ्रू अ स्पिनरेट टू फॉर्म सिंथेटिक फाइबर्स। ये पूछ रहा है किस रंगाई विधि में सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए स्पिनरेट से बाहर निकालने से पहले सीधे तरल पॉलीमर समाधान या मेल्ट में रंग पिगमेंट मिलाया जाता है, तो वो है हमारा डोप डाइंग। ठीक है, डोप डाइंग को ही हम सॉल्यूशन पिगमेंटिंग कहते हैं ना। नेक्स्ट आप देखिए, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। डोप डाइंग ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन और मास डाइंग, इट इज अ मेथड यूज्ड फॉर synthetic fibers like polyester or nylon because the pigment is integrated into the liquid polymer before fiber formation. The resulting yarn has exceptional color fastness to light and washing. तो आगे चलकर हम ये लाइन का मतलब समझेंगे कि कलर फास्टनेस टू लाइट एंड वॉशिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब हम जब रंगे हुए कपड़े को धूप में डालते हैं तो रंग पक्का रहता है और जब हम उसे धोते हैं तब भी रंग पक्का रहता है। तो डोप डाइंग जैसे सॉल्यूशन या मास डाइंग भी कहा जाता है। पॉलिएस्टर या नायलॉन जिसे सिंथेटिक फाइबर के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है। चूँकि फाइबर बनने से पहले लिक्विड पॉलीमर में पिगमेंट मिला दिया जाता है, इसीलिए उत्पादित सूप में प्रकाश और धुलाई के प्रति असाधारण रंग पक्कापन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चंस मैं इसीलिए डालती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ही प्रॉब्लम बनता है कई बार बच्चों के लिए। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ इवन क्लास में कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को डिस्कस करें। हम डेली एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फैब्रिक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फैब्रिक कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड पॉलिएस्टर। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये कपड़ा है जो कि कॉटन और पॉलिएस्टर से बना है। इफ इज डाइड इन ए सिंगल बाथ यूजिंग 2 different classes of dyes to color each fiber and completely different colors creating a multicolored pattern, which technique is being used। ये पूछ रहा है कपड़े में जब हम कॉटन और पॉलिएस्टर का मिश्रण कर देते हैं, यदि इसे एक ही डाई बाथ में 2 अलग अलग प्रकार के रंगों का उपयोग करके रंगा जाता है ताकि प्रत्येक रेशे को पूरी तरह से अलग रंग दिया जा सके, तो किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, तो वो है हमारा क्रॉस डाइंग, है ना।
देखिए यूनियन डाइंग नहीं होगा। यूनियन डाइंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनियन डाइंग में हम एक ही रंगाई पानी का यूज़ करते हैं, जबकि क्रॉस डाइंग में हम दो या दो से अधिक रंगाई पानी का यूज़ करते हैं। क्रॉस डाइंग डाइज a blended fabric into multiple colors because different fibers react to a different dye classes. In contrast, union dyes aim to dye a blended fiber into a single uniform solid color. ठीक है, तो क्रॉस डाइंग और यूनियन डाइंग के बीच अंतर आप लोग ज़रूर जानिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूज कर देगा। क्रॉस डाइंग एक मिश्रित कपड़े को कई रंगों में रंगती है, जबकि अलग अलग रेशे अलग अलग डाई क्लास के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसके विपरीत यूनियन रंगाई का उद्देश्य मिश्रित कपड़ों को एक ही समान ठोस रंग में रंगना होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच डाइंग मशीन कीप्स द फैब्रिक फ्लैट एंड ओपन विद passing it back and forth from one roller to another through a small dye bath, making it ideal for woven fabric but susceptible to tension stretch। ये पूछ रहा है कौन सी रंगाई मशीन कपड़े को सपाट और खुली चौड़ाई में रखती है और इसे एक छोटे डाई बात के माध्यम से एक रोलर से दूसरे रोलर पर आगे पीछे घुमाती है। यह बुने हुए कपड़ों के लिए आदर्श है, लेकिन तनाव कारण खिंचाव के प्रति संवेदनशील है। तो इसका आंसर होगा जिग रंगाई मशीन। ठीक है, जिग डाइंग मशीन। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अ जिग और जिगर dyeing machine processes fabric in open width to prevent creasing. It is highly efficient for woven fabric, but the tension it applies makes it unsuitable for delicate and highly stretchable knitted fabric. एक जिग रंगाई मशीन सिकुड़न को रोकने के लिए खुली चौड़ाई में कपड़े को प्रोसेस करती है। यह बुने हुए कपड़ों के लिए अत्यधिक कुशल है, लेकिन इसके द्वारा उत्पन्न खिंचाव इसे नाजुक या अत्यधिक स्ट्रेचेबल बुने हुए कपड़े के लिए अनुपयुक्त बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ यूटिलाइजिंग फोम डाइंग कंपेयर टू द कन्वेंशनल वेट पैडिंग मेथड? ये पूछ रहा है पारंपरिक गीली पैडिंग विधि की तुलना में फोम रंगाई का उपयोग करने का प्राथमिक पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ क्या है? तो आर्थिक लाभ हमारा दूसरा है टू ड्रास्टिकली रिड्यूस वाटर एंड एनर्जी कंजम्पशन बाय यूजिंग एयर टू कैरी द डाई। यह डाई ले जाने के लिए हवा का उपयोग करके पानी और ऊर्जा की खपत को भारी मात्रा में कम करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फोम डाइंग यूजेस जनरेटेड फोम air dispersed in the liquid medium instead of massive water bath to apply dyes to fabric. This results in minimum water uses, lower chemical wastage and significantly less thermal energy needed for dyeing the fabric afterwards. फोम रंगाई प्रक्रिया में रंग लगाने के लिए एक विशाल वाटर बाथ के बजाय उत्पन्न फोम या झाग तरल माध्यम में फैली हवा का उपयोग करती है। इसके परिणाम स्वरूप पानी का न्यूनतम उपयोग होता है, रासायनिक कचरा कम होता है और बाद में कपड़े को सुखाने के लिए काफ़ी कम थर्मल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इन जेट डाइंग हाउ इज़ द फैब्रिक सर्कुलेटेड थ्रू द एनक्लोज ट्यूबुलर मशीन? ये पूछ रहा है जेट रंगाई में कपड़े को बंद ट्यूबुलर मशीन के माध्यम से कौन परिचालित किया जाता है, कैसे परिचालित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, इट इज़ propelled by a high velocity stream of dye liquor or gas through a वेंट्री जेट। इसे एक वेंचुरी जेट के माध्यम से डाई लिक्विड या गैस के उच्च गति वाली धारा द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जेट डाइंग इज अ टेंशनलेस मेथड वेयर द फैब्रिक रोप इज moved through the machine entirely by the force of the circulating dye liquor or air jet. This makes it excellent for delicate
knitted fabric that can warp under mechanical tension। जेट रंगाई एक तनाव मुक्त विधि है जहाँ कपड़े की रस्सी को पूरी तरह से परिसंचारी डाई लिक्विड या एयर जेट के बल द्वारा मशीन के माध्यम से ले जाया जाता है। यह इसे ऊन नाजुक बुने हुए कपड़े के उस उत्कृष्ट बनाता है जो यांत्रिक खिंचाव के तहत विकृत हो सकता